गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने वर्ग से संबंधित जो आकृतियां थी, वर्ग, आयत, समतलीय आकृतियां, उनका अपन ने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। क्षेत्रफल के बारे में फॉर्मूले लिखे थे और वो आकृतियां क्या होती है उनके बारे में पढ़ा था। किस प्रकार की वो आकृतियां हैं, उनके मध्य का कोण कितना है, ये सारी चीजें। आज अपन शुरू करते हैं वृत्त। लेकिन वृत्त शुरू करने से पहले अपन एक बार वापस देख लेते हैं कि वो क्या क्या आकृतियां थी। मैं आपको वर्बली डायग्राम सहित उनको बता देता हूं। तो अपन ने सबसे पहले देखा था त्रिभुज। त्रिभुज के बाद में अपन ने देखा था चतुर्भुज। त्रिभुज और चतुर्भुज। अब जो अपना त्रिभुज था उसको अपन ने दो भागों में बांटा था कि उसके प्रकार जो है वो भुजा के आधार पर थे और कोण के आधार पर थे। भुजा के आधार पर कौन से त्रिभुज थे? पहला था समबाहु, दूसरा था समद्विबाहु और तीसरा था विषमबाहु। विषमबाहु। अब अपन कोण की बात करते हैं तो कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अधिक कोण, ये अपन ने इतना देखा था। इसके बाद समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। इसके बाद अगर अपन देखें चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वर्ग, उसके बाद आयत, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। इसके बाद में था समलंब चतुर्भुज। इतनी चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब आज अपन इसके आगे चतुर्भुज का जो चक्रीय चतुर्भुज है वो और वृत्त के बारे में अपन देखेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले अगर अपन यहां देखना चाहें तो अपना समबाहु त्रिभुज क्या था? समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजाएं समान थी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री था। समद्विबाहु क्या था? कि जिसकी दो भुजाएं अपने पास समान थी और जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर थे। विषमबाहु क्या था? कि जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो वो अपना विषमबाहु है। किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो उसका परिमाप आएगा। कोण के आधार पर अगर अपन देखें तो कोण के आधार पर समकोण वो होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। न्यून कोण वो होगा जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और अधिक कोण क्या होगा? कि कोई भी एक कोण है वो अपना 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग क्या था? चारों भुजाएं समान थी, विकर्ण भी समान थे और प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का था। आयत में क्या था? कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर थी, प्रत्येक कोण समकोण था और विकर्ण बराबर थे। उसके बाद है समचतुर्भुज। सम यानी समान, चतुर यानी चार, भुजा यानी भुजाई। तो समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, वो अपना समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और समान भी होती है। समलंब चतुर्भुज, दो भुजाएं समान होती है और दो भुजाएं समान होने के साथ साथ उनके जो दो बाकी भुजाएं होती है वो असमांतर होती है। इसके बाद आता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, वो अपना चक्रीय चतुर्भुज होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में यदि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है
तो ये अपना चक्रीय चतुर्भुज है। जो चतुर्भुज होता है इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी कोणों का अगर अपन योग करेंगे तो वो 360 डिग्री आएगा। जो त्रिभुज होता है इसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अपन चलते हैं वृत्त में। तो सबसे पहले वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित बिंदु से बिंदुओं का समान दूरी पर बिंदु पथ अगर हो तो वो अपना वृत्त कहलाता है। कि ये इस प्रकार अपन ने बिंदु लिए और इन बिंदुओं का इस निश्चित बिंदु से समान बिंदु पथ है, यानी इनकी सब की दूरी समान है, तो जो आकृति बनती है वो अपना वृत्त होता है। अब वृत्त में सबसे पहले जो ये बिंदु है ये इसका केंद्र होगा। अगर अपन इस बिंदु को यहां मिला देते हैं तो ये जो रेखा है इसकी त्रिज्या होगी। इसके बाद ये अपना वृत्त है। अगर केंद्र से गुजरती है कोई रेखा और परिधि को टच करती है, ये जो है इसे अपन वृत्त की परिधि कहते हैं। और परिधि को केंद्र से गुजरकर दोनों बिंदुओं पर टच करने वाली रेखा, ये जो लाइन होती है इसे अपन वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है। अब परिधि पर कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब यहां देखिए अपन ने कितनी चीजें देखी। सबसे पहले केंद्र हुआ, उसके बाद त्रिज्या, परिधि, व्यास और जीवा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक कोई समतल है, ये एक समतल बनाया हुआ है। इस समतल में एक अपन ने वृत्त बना दिया। समतल में एक वृत्त बना दिया। अब जो ये वृत्त है समतल में वृत्त बनाया हुआ है, ये वृत्त है समतल को कितने भागों में बांट रहा है आप बताइए। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि ये दो भागों में बांट रहा है, लेकिन ये इसको दो नहीं 3 भागों में बांट रहा है। अब 3 भाग कौन से हुए देखिए। एक तो वृत्त के अंदर का भाग, ठीक है, जो अंदर का भाग है इसे अपन कहते हैं अभ्यंतर। दूसरा हो गया वृत्त खुद, यानी ये वाला जो वृत्त है वो खुद भी एक भाग हो जाएगा समतल का, तो 2 नंबर पर आ गया वृत्त। और तीसरा है, इसे अपन बहिर्भाग कहते हैं या उभयंतर कहते हैं, ये हो गया बहिर्भाग। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि एक समतल को वृत्त कितने भागों में बांटता है, तो समतल को वृत्त 3 भागों में बांटता है। सबसे पहला अभ्यंतर, और अभ्यंतर को आप कहते हैं अंतः भाग। दूसरा हो गया अपना वृत्त, और तीसरा हो गया है बहिर्भाग। तीसरा हो गया है बहिर्भाग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से एक समतल को, निम्न में से वृत्त किस भाग पर नहीं बनता, या वृत्त बनाने पर कौन सा भाग नहीं आता। ये 3 ऑप्शन दे दिए, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, या अदर कोई ऑप्शन दे दिया। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी अगर वृत्त है वो उसे समतल को 3 भागों में बांटता है, अंतःभाग, वृत्त और बहिर्भाग। इसके बाद परिधि। अब परिधि और व्यास से संबंधित, जीवा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट, उनको देखिए। एक आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो होती है वृत्त का व्यास, और जो व्यास होता है वो होता है 2 गुणा त्रिज्या।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो वृत्त का व्यास होगी। अब वृत्त में देखिए कुछ रेखाएं होती है, वो कौन सी होती है, जैसे कि आपके पास ये एक वृत्त है, ठीक है। अब अगर कोई रेखा यहां से टच करके निकल जाए तो इसे अपन कहते हैं स्पर्श रेखा। ये हो गई स्पर्श रेखा कि वृत्त के किसी भाग को टच करके चली गई। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है वृत्त में ही कि एक वृत्त है, यहां एक बाह्य बिंदु है, बाहर एक बिंदु है, इससे आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त का जो बाह्य बिंदु है इससे आप 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्वेश्चन ये बना किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद अगर ये कोई बाह्य बिंदु है तो यहां से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो भी समान होती है। मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु है, तो इस बिंदु से स्पर्श बिंदु की दूरी अगर 5 है तो इस बिंदु से भी स्पर्श बिंदु की दूरी 5 ही होगी। इसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि वृत्त पर, ये कोई वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, किधर भी बना दो सारी स्पर्श रेखाएं आ जाएगी। अगला आपसे अगर ये पूछे कि वृत्त का कोई एक बिंदु है, ये बिंदु लिया, इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि वृत्त पर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है। अब वृत्त क्या होता है, अनंत बिंदुओं का समूह होता है। तो अनंत बिंदुओं का अगर समूह है तो इस पर आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अब इसके बाद आता है इसके बाद आपके पास आता है कि वृत्त में एक होता है वृत्तखंड और एक होता है त्रिज्याखंड, एक होता है चाप। वो क्या क्या है, ये एक अपना वृत्त है, ये केंद्र, अगर यहां से अपन ने एक त्रिज्या बनाई और यहां से भी एक त्रिज्या बना दी, तो इन 2 त्रिज्याओं के बीच का जो पूरा भाग है ये वाला, इस भाग को अपन कहते हैं त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड। अब ये जो त्रिज्याखंड है ये परिधि पर इतना भाग आ रहा है तो इसे अपन कहते हैं वृत्त पर चाप। इसके बाद ये जो चाप जो है, इस चाप को अपन ने मिला दिया तो एक जीवा बनी, और जीवा बनी तो ये वाला जो भाग है ये हो गया वृत्तखंड। अगर ये वृत्तखंड है तो यहां आपको 2 वृत्तखंड दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये और एक ऊपर वाला। तो जो ये नीचे वाला है, छोटा वाला है, इसे अपन कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर है इसे अपन कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसके बाद ये जो है छोटा चाप है इसे अपन कहेंगे लघु चाप, और ये जो ऊपर है इसे अपन कहेंगे दीर्घ चाप। इसके बाद ये जो छोटा त्रिज्याखंड है ये है लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़ा त्रिज्याखंड है इसे अपन कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड।
अब अपन इनके सूत्र भी साथ साथ देख लेते हैं कि जो त्रिज्याखंड होता है इसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये ध्यान में रखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अब अगर अपन साथ में इसके त्रिज्याखंड को जोड़े तो त्रिज्याखंड का लग जाएगा थीटा बटा 360। आगे आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करना है। अब आते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई में देखिए, चाप की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई, तो चाप किस पर बना हुआ है, चाप बना हुआ है परिधि पर, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है। तो यहां कोई ना कोई केंद्र से कोण भी बनाएंगे दोनों, तो थीटा बटे 360, दोनों में अपन ने थीटा बटे 360 आगे लगाया है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखा और आगे थीटा बटे 360। चाप कहां होता है, परिधि पर होता है, तो परिधि का सूत्र लिखा और थीटा बटे 360। इसके बाद अगर वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इनको याद भी रखिएगा कि क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री पर बनने वाले लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो ये 60 डिग्री यहाँ 60 आएगा, मान रखने के बाद इसको हल किया जा सकता है। अब अपन जो त्रिभुज है वहां से फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कौन से सूत्र है। तो लिखिएगा सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में सबसे जो पहला पॉइंट है वो होगा अपना, त्रिभुज के क्षेत्रफल में पहला जो है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यह होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरा अपन ने देखा था समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर अपन समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस b²। 4a² माइनस b² जब लिखा है तो a है वो तो हो गई समान भुजा और जो b है वो हो गई असमान भुजा। a तो है समान भुजा और b है असमान भुजा। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और जो विषमबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है √s गुणा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसे अपन हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, और जो s होता है वो होता है a + b + c बटा 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2, ये होता है अपना विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, इनके अपन अब क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है,
समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 और भुजा कितनी है अपनी 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो यहां अपने पास कितना आ गया, 25/4 √3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, 25/4 √3 वर्ग सेमी। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वहां जो भी उसकी इकाई होगी उस पर स्क्वायर लगेगा। अगर आप परिधि ज्ञात करते हैं तो जो भी इकाई होगी वो केवल उसकी एक घात होगी, यानी मीटर है तो मीटर रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप आयतन ज्ञात करते हैं तो वहां पर इकाई की घात है वो 3 लगेगी, कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, इस प्रकार। तो अब समबाहु त्रिभुज का अपने पास एक क्वेश्चन था कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है ज्ञात कीजिए। तो अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि अपने को कहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को दिया है 75 है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 75 है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। 75 की जगह अगर अपन इसको ले लेते हैं, ठीक है 75 लिया। अब देखिए अपने को क्या कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 75 है, भुजा ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये होता है। तो ये अपने को दिया गया है कितना, 75। इसको 75 √3 कर लेते हैं कि 75 √3 है। अब यहां देखिए अगर ये क्षेत्रफल है तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, भुजा का जो स्क्वायर है वो बराबर आ गया 75 × 4 √3 और डिवाइड बाई √3, कि ये जो 4 था इसको अपन ऊपर ले गए और √3 को नीचे ले आए। ये दोनों तो हो गए कैंसिल, और 75 को अगर अपन 4 से गुणा करते हैं तो भुजा स्क्वायर का जो मान है ये अपने पास कितना आया, देखिए 75 × 4, 75 × 4 हो गया 300, और 300 का आप अंडर रूट अगर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 √3। अब देखिए 10 √3 कैसे आया कि आपको 300 के गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड यदि आप नहीं करते हैं तो आप इस प्रकार लिख लीजिए कि आपके पास था √300। अब 300 का अंडर रूट आपको पता नहीं है तो आप ये लिख लीजिए कि 100 × 3, 100 × 3 300 होता है, तो 100 का अंडर रूट तो हो गया 10 और ये आ गया √3। तो ये अपने पास इसकी भुजा आ गई 10 √3। इसी प्रकार यदि आपको दिया हुआ रहता कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की
समान भुजा 8 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 8 और असमान भुजा 10 है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समान भुजा और असमान भुजा, आपको देखिए फॉर्मूले में क्या कहा है, b/4। b जो होती है वो अपनी असमान भुजा होती है। असमान भुजा अगर होती है तो b का मान अपन लिख देंगे 10/4 √4 गुणा a का स्क्वायर। a क्या है, समान भुजा a है तो समान भुजा 8 का स्क्वायर 64 और माइनस कर दिया b का स्क्वायर यानी कि 100। तो यहां अपने पास आया 10/4 गुणा √ 64 को 4 से गुणा किया तो हो गया 256 और माइनस कितना आ गया 100। अब 256 में से यदि अपन 100 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना रहेगा, अगर अपन 256 में से 100 को माइनस करते हैं तो 156 रहता है। तो ये 10/4 √156। अब देखिए 156 का √ करना है और 156 का √ करने के लिए अपन इसके गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग लगाया तो ये आ गया 7 और 16 का 8। वापस 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया तो आ गया 3 और 9। अब 3 का भाग लगाया तो आ गया 13 और 13 में 13 का ही भाग जाएगा एक बार। तो यहां देखिए कितना हो गया, ये जोड़ा बना, इसको तो रूट के बाहर और बाकी को रूट के अंदर। तो इसको लिख दिया 10/4 गुणा 2 √ में कितना रह गया 39। अब यहां देखिए 10 गुणा 2 हुआ 20, 20 में 4 का भाग लगाया 5 तो 5 √39 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ये थे समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको जिस भी बुक में मिले, एनसीईआरटी, आरबीएससी या अदर कोई बुक जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं, उस बुक से आप क्वेश्चंस कीजिएगा। और आपसे जो क्वेश्चंस नहीं होता है आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा। तरुण प्रजापत नाम से जो यस गुरु ऐप है उसमें मेरा कॉन्टेक्ट है, आप वहां से मुझे डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।